नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं संविधान के एक नए वीडियो को लेकर, जो कि हमारा आधा अधूरा वीडियो हुआ था। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में देखा था कि पिट्स इंडिया एक्ट में जो है ना जो चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1713 और चार्टर एक्ट 1833 पे जो है ना कई नियम लागू किए गए थे। लेकिन हमने हर बार की तरह देखा कि अगर कोई भी नियम लागू किया जाता था तो उस नियम को लेकर जो है ना हमारा भारत नहीं चल पाता था। तो उस नियम पे कई बदलाव किए जाते हैं और कई नए नियम जो है ना लागू किया जाता है, ताकि अच्छे से प्रशासनिक जो है ना ढांचा चल सके। तो ठीक उसी प्रकार जो है ना 1853 में एक नया एक्ट लाया गया, जो कि चार्टर एक्ट था, जो हमारा पिछला एक पिट्स इंडिया एक्ट था। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिया तो ये कोने वाले पे हमने उनका लिंक दे दिया है, या फिर आप पिछला वीडियो जो है ना आप जाकर देख सकते हैं। तो इस चार्टर एक्ट में क्या नए कानून लाए गए, क्या नए नियम जोड़े गए, जो पुराने नियम थे उनमें क्या सुधार किया गया, उस बारे में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख दिया है संसदीय पद्धति का आरंभ हुआ। हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो कानून गवर्नर जनरल था और उनके काउंसिल में जो 6 सदस्य थी, यानी कि टोटल 60, उनको क्या बोला जाता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता था। मिलकर जो है ना ये कानून निर्माता के सभा बन गए। ठीक है, कानून निर्माता बन गए। अब ये डिसाइड करती थी कि कानून कौन सा बनेगा। फिर उसके बाद ये डिसाइड करने के बाद ये जाते थे गवर्नर जनरल के पास, और गवर्नर जनरल इनको स्वीकृति देती थी कि हाँ ये कानून जो है ना होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है अस्थायी विधि सदस्य को काउंसिल का स्थायी सदस्य बना दिया गया। ठीक है, जो अस्थायी जो विधि सदस्य थे उनको काउंसिल का स्थायी सदस्य भी बना दिया गया। अगला पॉइंट है भारत के, एक मिनट हम टिक करते चलते हैं। ये देखिए, भारत के लिए समरूप कानून बनाने और कानून के संग्रह के लिए लंदन में एक विधि आयोग बना, सफलता निम्न संहिता बनाए। देखिए, इंडिया पे जो कुछ भी चल रहा था उसके लिए क्या किया गया, नियम कानून को अब जो है ना फॉलो करने के लिए क्या बना दिए गए कि कानून को जो है ना बना दिया गया। ठीक है, तो अब कानून बनाया गया ताकि ये जितने भी लॉ हैं वो अच्छे से चल सकें। तो उन्होंने 3 जो है ना कोर्ट का जो है ना सुनिश्चित किया, जो कि सिविल प्रोसीड्यूर कोर्ट है जो कि 1859 में हुआ, इंडियन पैनल कोड जो कि 1860 पे, और क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड जो कि 1861 पे हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस तीनों पॉइंट को जान लीजिए कि ये कब कब हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, आगे पॉइंट में क्या होता है। डायरेक्टरों से असैनिकी सेवा में भर्ती के अधिकार छीन लिए गए। सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किया गया। अब डायरेक्टरों के पास गवर्नर जनरल को वापस बुलाने का ही महत्वपूर्ण अधिकार बचा रहा। ठीक है, यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि डायरेक्टर जो थे ना वो क्या करते थे, सैनिकों को या फिर किसी को भी ना सिविल सेवा में, उनके रिश्तेदार हो गए या फिर कोई भी होगा, उनको सिविल सेवा या फिर किसी भी सरकारी नौकरी पर जो है ना वो चयनित कर देते थे। बट वो अधिकार क्या था, उनसे छीन लिया गया। अब क्या है, उनके लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा होनी शुरू हो गई और डायरेक्टरों के पास सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण अधिकार बच गया, जो कि गवर्नर जनरल को बुलाने का था। ठीक है, इतना तक समझ आ गया। समझ आ गया तो आप थम्स अप कीजिए। ठीक है, आगे चलिए देखिए। इसी तरह संसदीय कानून ने अब कंपनी तथा उसके भारतीय प्रशासन को पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के अधीन बना दिया। 1857 के विरोध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 1858 के एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर भारत सचिव का नया पद बनाया गया। सिंपल सी बात है। डायरेक्टर कोड ऑफ नया एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम, जो कि 1858 में आया था। चलिए भारत शासन अधिनियम के बारे में देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम जो है ना अब क्या कहता है। ठीक है, 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून ने शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। इसके पहले भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी।
पर अब शासन का भार भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल नियुक्त कर दिया गया। कुल मिला के आपको सीधा सीधा आपको बताएं, जो ब्रिटिश संसद थी अब उसको जो है ना जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनको जो है ना अब पावर ऑफ टर्नी ना देकर पावर ऑफ टर्नी किनके हाथ में चला गया, भारत सचिव, ठीक है, भारत सचिव को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दिया गया। काउंसिल नियुक्त करती थी। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य और संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इस तरह भारत की सत्ता अंततः ब्रिटिश संसद के हाथों में थी। भारत सचिव के वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जाते थे। भारत मंत्री के परामर्श हेतु 15 सदस्यीय परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जिसके 7 सदस्य डायरेक्टरों द्वारा निर्वाचित एवं 8 सदस्य सम्राट द्वारा मनोनीत होते थे। गवर्नर जनरल काउंसिल के किसी भी निर्णय को रद्द कर सकता था। भारत सचिव काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष होता था। बैठकों की अध्यक्षता, निर्णायक मताधिकार, वीटो पावर, हर आदेश पर हस्ताक्षर सहित आदि भारत के तमाम छोटे छोटे मामलों पर भी भारत सचिव का नियंत्रण था। भारत का शासन पहले की तरह एक गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा चलाया जाना था। गवर्नर जनरल को वायसराय अर्थात सम्राट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि की पदवी दी गई। ये हमारे जो है भारतीय शासन अधिनियम के जो है ना 4 पॉइंट थे, ठीक है। 5वां पॉइंट और यहाँ पर नीचे पे और भी दिया गया। 5वां पॉइंट क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल व प्रांतीय गवर्नर की नियुक्ति सम्राट द्वारा भारत सचिव के परामर्श से की जानी थी। इंडिया काउंसिल को निगम निकाय का दर्जा दे दिया गया, जो भारत व इंग्लैंड में मुकदमा चलाने का अधिकार रखती थी। सैनिक नौसेना शक्ति कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। कंपनियों द्वारा प्रदत्त उपाधियों, संधियों, समझौतों को मान्यता दी गई। सुधार हेतु सामग्री द्वारा घोषणा भी की गई, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो कि भारत शासन अधिनियम पे जो है ना नए कानून बनकर जो है आए थे। बट इस कानून का हुआ क्या, चलिए देखते हैं। यहाँ पर उसका दिया हुआ है, यह ऐतिहासिक महत्व का अधिनियम था जिसमें द्वैत शासन के स्थान पर गृह शासन की स्थापना की गई। कुछ आलोचन इसे उत्तम सरकार का अधिनियम मानते थे। यह अधिनियम शक्ति हस्तांतरण का प्रतीक कहा जा सकता है। यद्यपि आम नागरिकों के लिए इन संवैधानिक परिवर्तनों का प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद जो है ना हम अब देखने जा रहे हैं भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि 1861 में लागू किया गया था। इसके बनने का कारण क्या था, धाराएं कौन कौन सी, इन सभी पर हम विचार करेंगे। तो चलिए देखते हैं कारण क्या क्या हैं। 1857 के विरोध का प्रभाव देखिए, जब भारत शासन अधिनियम 1858 में जब किया गया तो उनसे जो है ना लोग कन्वीनियंट नहीं थे, लोगों को सही नहीं लगा, तो उन्होंने 1857 में जो है ना कई विद्रोह किए कि उनके जो है ना कई जो है ना नुकसान हो रहे थे। इस कारण से जो है ना 1857 में विद्रोह हुआ। इस कारण से भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को लाया गया। और क्या क्या था कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, वफादार भारतीयों की उचित पुरस्कार की मांग की गई। फिर उसके बाद प्रांतीय सरकारों में प्रतिनिधित्व प्रणाली की केंद्र सरकार से अनिवार्यता की मांग की गई, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है। विधायिका परिषद का दोषपूर्ण संगठन 1853 के एक्ट की त्रुटियों को भी सुधार करने के लिए बोला गया। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के आने का कारण क्या था, आप देख सकते हैं। ये जो है ना 4 पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको याद कर सकते हैं और नोट भी कर लीजिए।
चलिए आगे देखते हैं कि इस अधिनियम पे क्या है, कौन कौन से धाराएं लागू की गई। अब देखिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, सदस्यों की संख्या 4 से बढ़कर 5 कर दी गई। कार्यकारिणी के सुचारू संचालन हेतु गवर्नर जनरल अधिकृत कैनिन द्वारा मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत, पोर्टफोलियो पद्धति की शुरुआत की गई। गवर्नर जनरल को काउंसिल में 6 से 12 सदस्य तक बढ़ाने का अधिकार था, जिनमें से कम आधे सदस्य गैर सरकारी होना आवश्यक था। कार्यकारिणी सहित अतिरिक्त सदस्यों की इस विस्तारित परिषद को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। गवर्नर जनरल की विधायी परिषद संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती थी। विधेयक गवर्नर जनरल की स्वीकृति से कानून बन सकते थे, लेकिन भारत सचिव इसके द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द कर सकता था। तो ये सब उनके पावर जो है ना, नए धाराएं जो है ना जोड़े गए कि भारत सचिव जो था ना, वो किसी भी कानून को अगर गवर्नर जनरल भी बना रहे ना तो उसको रद्द कर सकता था। आगे और भी पॉइंट हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर इन पे हैं, गवर्नर जनरल आवश्यकता पड़ने पर 6 माह की अवधि के लिए अध्यादेश जारी कर सकता था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं थे, यह मात्र एक सलाहकार समिति थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्टिविटी पर कोई नियंत्रण न था। बजट पर तो इसका कतई नियंत्रण नहीं था। बम्बई मद्रास के गवर्नर को भी ऐसे अधिकार प्रांतों में प्राप्त थे। माननीय सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में जो है ना धाराएं के रूप में लागू किया गया था। बट आने वाले समय में इस पे भी जो है ना कई खामियां थी, जो कि खामियों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस एक्ट का हुआ क्या। भारत की सरकार अभी भी 1856 के पहले की तरह विदेशी और निरंकुश बनी रही। काउंसिल के गैर सरकारी सदस्य वायसराय एवं उनकी कार्यकारिणी के विरुद्ध नहीं जाते थे। 1861 में संसद में इंडिया काउंसिल बिल पेश करते हुए भारत सारे अनुभव यही बताते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरे जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार की शासन का सबसे नरम रूप हो सकता है। तो इस तरह जो है ना हमारे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो है ना ख़त्म होता है। इसमें भी कई खामियां थी, जिसके कारण जो है ना हमारे भारतीय परिषद को और नए नियम जो है ना आने वाले समय में लाए गए। तो उसको जो है ना हम देखने वाले हैं। अगला जो होगा हमारा वही होने वाला है। तो चलिए उसको हम देखते हैं कि अगला जो आया हमारा भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि 1892 में आया था। तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम कहता क्या है, उसको चलिए देखते हैं। संवैधानिक आवश्यकताओं के साथ ही 1892 का अधिनियम कांग्रेसों के उदारवादी नेताओं की मांग पर परिणाम था। मतलब ये जो है ना कांग्रेस के जो नेताएं थे उनके मांग था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। लॉर्ड चेस्ने की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भारत सचिव लॉर्ड क्रेज के सुधार पर पेश किया गया। ठीक है, तो ये क्यों आया आपको यहाँ पर से पता चल सकता है। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए और वापस से आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, धाराएं कौन कौन सी आई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, चलिए देखते हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 करने का प्रावधान हुआ। ठीक है, फिर प्रांतीय विधायकों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 8 से 20 रखी गई। बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था। एक्ट ने परिषदों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया, किंतु मतदान का अधिकार नहीं। सामूहिक रूप से कुछ काट छांट का अधिकार प्रदत्त दिया गया था।
ठीक है। फिर उसके बाद होता है परिषद को अन्य जनहित के विषयों पर गवर्नर जनरल से 6 दिन की पूर्व सूचना पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और गवर्नर जनरल प्रश्नों को स्वीकृत या अस्वीकृत भी कर सकता था। गैर सरकारी सदस्य कुल सदस्यों का 2/5 की नियुक्ति सिद्धांतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होनी थी। ये सदस्य स्थानीय निकायों, यूनिवर्सिटी, स्नातकोत्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा निर्वाचित होने थे, जिनका वायसराय द्वारा मनोनयन किया जाना था। यद्यपि ऐसे सदस्यों के लिए मनोनीत शब्द का ही इस्तेमाल किया गया था। तो ये हमारे पॉइंट है। भारतीय परिषद अधिनियम पे जो है ना क्या क्या धाराएं जो है ना लागू की गई थी। बस यहाँ पर भी 1892 में जो है ना इन धाराओं पे कई खामियां भी निकली और जो पब्लिक के फेवर पे नहीं थी तो उन पे भी जो है ना क्या क्या खामियां थी। चलिए हम यहाँ पर जो है ना पढ़ते हैं कि उस पर क्या क्या खामियां थी। राष्ट्रपति 1892 के कानून से पूरी तरह असंतुष्ट थे। उन्होंने इस एक्ट को धोखा बताया। उन्होंने परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें अधिक अधिकार दिए जाने की मांग की। खास तौर पर उन्हें सर्वाधिक धन पर भारतीयों के नियंत्रण की मांग की तथा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगाए संग्राम के दौरान लगाया गया बुलंद किए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इस नारे को लेकर जो है ना उन्होंने एक नया आंदोलन चालू किया। यहाँ पर जो है ना एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है मदन मोहन मालवीय द्वारा। इस अधिनियम में भारतीयों का उनके देश की शासन व्यवस्था में कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। ये कोटेशन नहीं है, ये मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है ना दी गई बातें हैं जो कि यहाँ पर बताया गया है। हमारा जो भारतीय परिषद अधिनियम था इसमें खामियां थी। फिर भारतीय परिषद अधिनियम जैसे ही खत्म हुआ, गवर्नमेंट को जो है ना एक नए अधिनियम की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति को लगा कि ये सही नहीं है। फिर उसके बाद जो है ना एक अलग जो है ना परिषद जो है ना लाया गया, जिसका नाम दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का। एक जो हमारे पुराने अधिनियम परिषद अधिनियम जो थे उस पर कई खामियां निकली, वो भी पब्लिक के फेवर पे नहीं थे। तो एक नया कानून, एक नई धाराएं, एक नया प्रावधान लाया गया, जिस पे पुराने कानून को कई कानूनों को क्या है बंद किया गया और कई कानूनों को क्या किया गया रद्द किया और कई को जो है ना बदलाव किया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम को क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। प्रावधान क्या था? भारत सचिव की, रुकिए थोड़ा जूम कर देते हैं, ये पिक्चर क्वालिटी ठीक से नहीं आई है, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। भारत सचिव की काउंसिल में 2 भारतीयों और गवर्नर जनरल की काउंसिल में 1 भारतीय की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यप्रणाली के पहले भारतीय सदस्य बनाए गए। केंद्र विधायिका का विस्तार किस प्रकार से हुआ, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कई पॉइंट दिए गए हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 9 कार्यकारिणी एवं 60 अतिरिक्त सदस्यों को मिलाकर कुल संख्या 69 कर दी गई, जिसमें 37 सरकारी थे। निर्वाचितों में से 13 का निर्वाचन साधारण निर्वाचन मंडल से, 2 का निर्वाचन मेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा तथा 12 विशेष वर्ग से, जिसमें 6 पृष्ठ मुस्लिम निर्वाचन द्वारा, 6 जमींदारों द्वारा चुने जाने थे। तो यहाँ पर क्या है, केंद्र विधायिका में जो है ना सदस्यों की संख्या जो है ना बढ़ाई गई। प्रांतीय स्तर पे क्या किया गया, प्रांतीय विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। प्रांतीय व्यवस्थापिका में 50 तक का सदस्यों का प्रावधान किया गया। तो ये है हमारे प्रांतीय में जो है ना किस प्रकार से संख्या को जो है ना बढ़ाई गई। फिर उसके बाद देखते हैं विधानसभा के कार्यों में वृद्धि किस प्रकार से की गई। बजट पर बहस करने के लिए विस्तृत नियम बनाए गए। सदस्यों को सुझाव देने, प्रस्ताव देने तथा पूरक प्रश्न का भी अधिकार मिला, लेकिन मुख्य मुद्दे सेना, विदेश नीति, रजवाड़ों से
संबंध के मामले पर बहस विचार की अनुमति थी। ठीक है, तो ये था हमारा विधानसभा के कार्यों में वृद्धि को लेकर। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है ना और कई जो है ना धाराएं लाई गई जिसको हम देख सकते हैं। निर्वाचन पद्धति, 3 प्रकार के निर्वाचन समूह की प्रणाली अपनाई गई। पहला समूह साधारण मतदाताओं का, दूसरा मुसलमान मतदाताओं का, तीसरा वर्ग विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करना था, जैसे व्यापारिक संघ, जमींदार व विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, निर्वाचन पद्धति की जो है ना 3 मुख्य पॉइंट थे, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं संपादीय निर्वाचन की व्यवस्था, मुख्य विशेषताएं। संपादीय निर्वाचन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, उन्हें दोहरे मतदान का अधिकार दिया गया, वे सामान्य निर्वाचन में भी भाग ले सकते थे तथा पृथक रूप से भी मतदान कर सकते थे। फूट डालो और राज करो की नीति का अनुपालन समाप्त हो गया, अनुपालन यहाँ पर कोई फॉलोअप नहीं करने लगा। मताधिकार में विभिन्नता, किस प्रकार से मताधिकार में विभिन्नता लाई गई। संपत्ति की योग्यता मुस्लिमों की अपेक्षा और गैर मुस्लिमों के लिए अधिकार कठिन शर्तें ला दिए गए। आलोचना, अब देखिए आलोचना यहाँ पर खमियां क्या की थी इस एक्ट में, जो कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 है। सो चलिए देखते हैं इस पर क्या क्या खामियां थी। इन सुधारों में ब्रिटिश शासन के लोकतंत्र विरोधी और विदेशी चरित्र में या देश के आर्थिक शोषण में कोई परिवर्तन नहीं आया। इस अधिनियम की निम्न खामियां थी: सीमित मताधिकार, अप्रत्यक्ष चुनाव, संपूर्ण शक्ति वायसराय के हाथों में, सांप्रदायिकता का विस्तार, अधिकार विहीन परिषदें, ये परिषदें वास्तविक शक्ति से वंचित थी और केवल सलाहकार समिति का काम करती थी। तो इस प्रकार से यह कानून भी जो है ना क्या बोलना चाहिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इसको क्या कर दिया गया, रद्द नहीं किया गया कह सकते हैं। इन कानूनों में जो है ना और कई सुधार लाए गए और कानूनों में जो है ना कई नई कानूनें जो है ना जोड़ने लगे, जो कि हमारे अगले जो कानून है उस पर आता है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला अधिनियम क्या था। जी हाँ, हम अब देखने जा रहे हैं भारत सरकार अधिनियम, जो हमारे पुरानी भारत सरकार जो है ना परिषद अधिनियम जो थे ना उसमें कई खामियां थी जो कि ब्रिटेन के फेवर पे थी। तो उस पर कई बदलाव और कई जो है ना चेंजेस लेकर आए हैं और नए कानूनों को जो है ना लाया गया है। तो चलिए हम उसी को देखने वाले हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको बोला जाते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो मुख्य प्रावधान क्या था, गृह सरकार में परिवर्तन किया गया। ठीक है, तो किस प्रकार से परिवर्तन थे चलिए देखते हैं। काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों की संख्या 8 से 12 कर दी गई, उनकी कार्यवाही 5 वर्ष निश्चित कर दी गई। इन सदस्यों में 3 भारतीयों को स्थान दिया गया। काउंसिल का नियंत्रण भारत सरकार पर से ढील दिया गया। ठीक है ना। फिर आगे होता है, भारत सचिव का वेतन अब भारतीय राजस्व से नहीं और न बल्कि ब्रिटेन कोष से दी जा रही है, और अब भारत सचिव के कार्य पर ब्रिटेन सरकार का नियंत्रण स्थापित है। ठीक है, केंद्र सरकार में क्या क्या परिवर्तन किए गए। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की कुल संख्या 8 की गई, जिसमें से 3 भारतीय सदस्य कार्यकारिणी ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। महत्वपूर्ण विभाग गृह, वित्त और अंग्रेजी के अधीन शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम जैसे अधिकारहीन विषय ही भारतीयों को दिया गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा लाइन को अच्छे से समझिए। महत्वपूर्ण विभाग जैसे गृह, वित्त आदि अंग्रेजों के अधीन था और शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम जैसे अधिकारहीन विषयों को भारतीय सदस्यों को दिया गया। बस यही है ये लाइन का। आगे पॉइंट पे देखते हैं, कार्यकारिणी के क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन था विषयों का विभाजन। अब केंद्रीय सूची में सम्मिलित विषयों पर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को अधिकार दिया गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि क्या क्या जो है ना और चेंजेस लाए। द्विसदनीय विधायिका में क्या क्या चेंजेस आए, तो केंद्र व्यवस्थित
व्यवस्थापिका सभा निम्न सदन जो कि कुल 145 सदस्य हो गए और राज्यसभा में कुल जो है ना 60 सदस्य हो गए। दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा जाता था। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किस प्रकार से हुई, चलिए देखते हैं। सबसे विशिष्ट प्रावधान, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई। प्रांतीय सूची को 2 विषयों में बांटा गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। इसके माध्यम से अंकित उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया। आरक्षित विषय पर क्या क्या बात की गई, उनका प्रशासन प्रांतीय गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के मनोनीत सदस्यों की सहायता से चलता था। ये सदस्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इनमें वित्त, कानून, रक्षा, न्याय, पुलिस आदि विभाग रखे गए। गवर्नर एवं उनकी कार्यकारिणी के कार्यों पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। हस्तांतरित विषय क्या क्या थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन के विषय निर्वाचित मंत्रियों के अधिकार में दिए गए। ये मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी एवं उसके समर्थन के अधीन थे। गवर्नर जनरल के अधिकार में क्या क्या था उसको चलिए देखते हैं। गवर्नर जनरल के अधिकार अभी भी व्यापक व मंत्रियों व काउंसिलों के सदस्य को मनोनीत कर सकता था। यानी कि ये जो मंत्री थे, काउंसिल के सदस्य थे, गवर्नर जनरल क्या था, उनके नियम जो भी बनाए उसको वो हटा भी सकता था। वह विधान परिषद द्वारा पारित कानूनों को रद्द भी कर सकता था। वीटो का भी पावर उसके हाथ में था, इस्तेमाल भी विधेय रूप से वह कर सकता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और किस किस मुद्दे पर जो है ना इस अधिनियम पे बात की गई और लागू किया गया। प्रांतीय विधायिका या विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। मतदान का अधिकार संपत्ति एवं शिक्षा के आधार पर निर्धारित किए गए। परिषद के सदस्यों को प्रस्ताव पेश करने, प्रश्न पूछने, बहस करने, प्रांतीय विषय पर कानून बनवाने व बजट को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। विषयों का विभाजन किस प्रकार से किया गया, शासन संबंधी विषयों पर केंद्र एवं प्रांतीय सूची में विभाजन भी किया गया। निर्वाचन प्रणाली कैसी थी, प्रत्यक्ष चुनाव, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन को पृथक निर्वाचन अधिकार दिया गया। अन्य प्रावधान क्या थे, लोक सेवा आयोग का गठन, आलोचना, क्या क्या खामियां निकली, नियम कानून कैसे थे। सारे महत्वपूर्ण अधिकार गवर्नर जनरल के पास ही था, जो कि गलत था। उत्तरदायी सरकार एक दिखावा थी। मताधिकार अब भी सीमित था। दोषपूर्ण व्यवस्था, द्वैत शासन, गवर्नर जनरल को निषेधाधिकार, वीटो देने से शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं होना। ठीक है, तो इस कानून को जब लाया गया तो इस कानून में भी जो है ना भारतीय सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इसमें भी जो है ना कई खामियां थी और उसमें भी कई सुधार लाए गए। जो हमारा अगला एक कानून आया जो कि इस सिलेबस का लास्ट कानून था, लास्ट अधिनियम था, जिसको बोला जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये इस सिलेबस का लास्ट है। भारत सरकार अधिनियम ने वहाँ चार्टर एक्ट से कुल 9 कानून जो है ना लाए थे, उसको हम लोग बाद में धीरे धीरे देख चुके हैं कि किस प्रकार से 9 कानून हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो स्टार्टिंग से पहला वीडियो को भी देख लीजिए, सभी कानूनों के बारे में बात किया गया है। तो ये हमारा लास्ट कानून होगा जो कि भारत सरकार ने आया। फिर उसके बाद क्या है, संविधान की पुस्तकों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से लॉ आर्टिकल्स जो बने, कौन बनाए, किस प्रकार से बना, उन सभी का वीडियो जो है ना जल्द से जल्द जो है ना आ जाएगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो को जो है ना लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि किसी भी टॉपिक रिलेटेड अगर हम संविधान का वीडियो डालें तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाइए। चलिए हम अपना लास्ट जो है ना अधिनियम को देखते हैं, जो कि है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या कहा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श को आधार मानकर अंग्रेज सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया तथा भारत सचिव सैमुअल हियर को
विधेयक पेश किया जो 1935 में भारत सरकार अधिनियम बना। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अखिल भारतीय संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। अखिल भारतीय संघ, इसमें ब्रिटिश प्रांतों व देश रियायतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना था। देशी रियायतों के लिए संघ में शामिल होने इच्छुक रहा गया, जबकि ब्रिटिश प्रांतों को शामिल होना अनिवार्य रखा गया। व्यवस्था विकल्प क्यों रियायतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। संघीय व्यवस्था क्या गई थी? द्विसदनीय व्यवस्था। संघीय सभा, निचला जिसको सदन बोला जाता है संघीय सभा को, जिसमें कार्यवधि जो है ना 5 वर्ष, जिसमें सदस्य कितने से 375 और 250 प्रतिनिधि ब्रिटेन प्रांत से और 125 जो है ना रजवाड़े से थे। राज्यसभा में क्या बोलते हैं, जिसको उच्च सदन भी बोला जाता है, कुल सदस्य 260 थे, 156 प्रतिनिधि में ब्रिटिश प्रांत से, 104 जो है ना रजवाड़े थे। राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रति तीसरे वर्ष चुने जाते थे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जो है ना भारत सरकार अधिनियम 1935 के थे। अभी और भी हैं, चलिए उसको देखते हैं कि गृह सरकार व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन लाए गए। गृह सरकार व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन लाए गए। संशोधन का अधिकार ब्रिटिश सरकार को दिया गया। इंडिया काउंसिल को समाप्त कर 3 से 6 पारदर्शियों की नियुक्ति भारतीय मंत्री के लिए की गई। भारत मंत्री के अधिकार में परिवर्तन, हस्तांतरित विषय कम नियंत्रण, सुरक्षित विषय पर पूर्ववत नियंत्रण रखा गया। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था की गई। किस प्रकार से? केंद्र में द्वैत शासन एवं आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। केंद्र शासन के विषय पर हस्तांतरित सुरक्षित विषय में विभाजन एवं वायसराय को निषेधाधिकार, विधायिका को कुछ विषयों में संबंधित विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व वायसराय की अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया। बिना वायसराय की अनुमति के वह कुछ नहीं कर सकता था। फिर प्रांतीय स्वायत्तता में क्या क्या से बदलाव किए गए और क्या क्या नए नियम जोड़े गए। 1919 की द्वैत शासन प्रणाली, जो कि हम पिछले में पढ़ चुके हैं, प्रणाली में को जो है ना समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख गवर्नर को बनाया गया। अधिनियम के अनुसार सिद्धांततः मंत्रियों को प्रशासन चलाना था। प्रांतों में स्वतः उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। व्यवहारतः गवर्नर को प्रांतों में वायसराय के समान ही अपरिमित अधिकार प्रदान किए गए। गवर्नर को शांति व्यवस्था, अल्पसंख्यकों की रक्षा, देशी राज्यों की रक्षा के विशेषाधिकार प्राप्त रहे। यद्यपि गवर्नर को वीटो का अधिकार था। प्रांत में भी द्वैधात्मक विधानमंडल की रचना की गई थी। ठीक है, और भी कई कानून, जैसे विषयों का विभाजन किस प्रकार से किया गया, चलिए देखते हैं। शासन संबंधी विषयों का संघीय, प्रांतीय एवं समवर्ती सूची में विभाजन किया गया। अवस्थी शक्ति संघ में गवर्नर जनरल के अधीन। अन्य प्रावधान क्या क्या थे? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन इसके विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील किया जा सकता था। अगर न्यायालय पे जो है ना अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो काउंसिल में भी जो है ना आप अपील कर सकते थे। संघीय लोक सेवा में क्या था कि आयोग के गठन का प्रावधान था। मताधिकार का विस्तार, प्रांतों में 10% जनता को मताधिकार प्राप्त, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कायम रही। बर्मा भारत से अलग कर दिया गया, जो कि 1935 में था। ठीक है, इसमें दोष क्या थे? कानून तो बन गया, लेकिन हर एक कानून का क्या है, कोई ना कोई दोष होता है, खामियां होती है। तो दोषपूर्ण संघीय व्यवस्था, रियायतों का इनकार, उत्तरदायी सरकार एवं ढोंग, क्योंकि गवर्नरों को वीटो का पावर था। ठीक है ना। संघीय न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की व्यवस्था दोषपूर्ण थी।
सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार घातक था। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव किया गया। तो इस प्रकार से जो है ना हमारा एक टॉपिक जो है ना खत्म होता है। हमारे सिलेबस का जो पहला क्या था, हमारा पहला जो टॉपिक हमारे सिलेबस का था भारत का संवैधानिक विकास, तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है। भारत के संवैधानिक विकास में किस किस प्रकार से अड़चन आई, किस प्रकार से जो है ना उन्होंने जो है ना क्या क्या अधिनियम जो है ना पारित किए, क्या क्या नए नए नियम लाए। इसके बाद हम देखने वाले हैं हमारा भारतीय संविधान एवं प्रवर्तन, जो कि हमारा एक नया सिलेबस होगा। वो ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं होगा, ये थोड़ा लंबा बन गया क्योंकि 9 अधिनियम जो है ना पारित किए गए थे। हम उस पर छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे बाकी को। तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, या फिर कोई अपने फ्रेंड जो कि पीएससी का एग्ज़ामिनेशन दिला रहे हैं उनको भी अपना हमारा ये वीडियो जो है ना शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो जाए प्रॉपर ढंग से। अगर आप नोट करना चाहें तो ये बहुत ही एचडी क्वालिटी में अभी अपलोड किया जा रहा है इन नोट को, तो आप यहाँ से इसको देखकर पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।